everyone, I'm Bhavna Sahani, the founder of Futurismo Academy, and I'm back with the new video for class 10th. And in this video, we are starting with the new chapter of geography, that is the chapter 1, number 1, resources and development. And the first thing here, I would love to tell you, अगर आप लोगों ने अभी तक रिवाइज सिलेबस नहीं देखा है तो लेट मी जस्ट टेल यू कि इस चैप्टर के दो टॉपिक्स डिलीटेड है. एक तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो आपका पेज नंबर 2 and 3 है वो कंप्लीटली डिलीटेड है. डू नॉट डू दैट. मोर ओवर इसी चैप्टर के लास्ट पेज में एक इंफॉर्मेशन बॉक्स गिवन है, दैट इज ऑल्सो डिलीटेड. सो काइंडली डू नॉट डू दैट. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. So in this video we are covering the following topic. We will be studying about the introduction, and after introduction अगर आप geography की book देखेंगे तो उसमें आपका topic है types of resources. And I'm again telling you कि अगर आप लोगों ने अभी तक revised syllabus नहीं देखा है so this topic is deleted. Alright, this topic is deleted. Do not do that. उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं. रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट. रियो दे जेनेरियो में एक अर्थ समिट हुआ था. रियो दे जेनेरियो एक्चुअली में कहाँ पे है? इट इज इन ब्राजील. और इसमें एक एजेंडा 21 साइन किया गया था. तो इस एजेंडा 21 के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि रिसोर्सेज क्या होते हैं. सो एवरीथिंग available in our environment, and if that particular thing is useful to you, that is resources. For example, this digital pen is a resource for me because this digital pen is helping me to give you guys a knowledge, right? This screen is basically resources for me, right? So anything or everything available in our environment which is useful to you is a resource. ओके हो सकता है कोई चीज आपके लिए रिसोर्स नहीं है, वो किसी और के लिए रिसोर्स है. फॉर एग्जाम्पल ये डिजिटल पेन है, ये मेरे यूज का है, ये आपके यूज का नहीं है. सो दिस कैन बी एन ऑब्जेक्ट फॉर यू बट द सेम थिंग कैन बी अ रिसोर्स फॉर मी. ऑलराइट, तो कोई भी चीज जो हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और वो चीज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम रिसोर्स बोलेंगे. सो एनीथिंग और एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच इज यूजफुल टू बेसिकली सेटिस्फाई आवर नीड्स, और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. ठीक है, अगर मैं नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की बात करूं, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन दे आर इंटर रिलेटेड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेचर में हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइडेड हैं. नेचर प्रोवाइड्स अस सो मेनी थिंग, एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी तो हम उन चीजों को जो नेचर में हमें मिलती है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम उन चीजों को रिसोर्सेज में चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुड है, वुड को हम पेपर, वुड इज प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर, राइट? वुड को हम पेपर में चेंज करते हैं, फर्नीचर में चेंज करते हैं, टिम्बर में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? और हमें उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन भी चाहिए अपना बिजनेस चलाने के लिए. सो वी कैन से दैट दीज 3 थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट. सो दिस क्वेश्चन कैन कम दैट नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन जो है दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. यू हैव टू कमेंट ऑन दैट, और उसमें आपको ये डायग्राम बनाना भी जरूरी है, और इस डायग्राम में आपको ऐसे एरोज भी बनाने हैं जो यहाँ पे मिसिंग है, एंड आई हैव मेड इट फॉर यू. ऑलराइट, तो कोई भी प्रोसेस जिसमें आप किसी भी चीज को जो आपके नेचर में अवेलेबल है, जो आपको एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है एंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इट, ऑलराइट, यूजिंग अ टेक्नोलॉजी, ऑलराइट, and an institution as well. तो we can say that nature, technology और institution आपस में interdependent है. Alright, अब जो human being है वो क्या करता है, वो nature से interact करता है, वो उन चीजों को जो nature में available है उन चीजों को देखता है और उन चीजों को transform करता है with the help of technology. institution क्रिएट करता है तो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाता है. तो इंस्टीट्यूशन वी कैन से अ फर्म और एन इंडस्ट्री और अ शॉप.
All right. So the process of transformation of things, when you the process of transformation of things which is available in our environment, it involves an interdependent relationship between nature, technology and institution. अब ह्यूमन बीइंग क्या करता है? इट इंटरेक्ट विद द नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, इट क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ऑलराइट, मैं फिर से बता रही हूँ. फॉर एग्जांपल वुड है, वुड इज अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट, नेचर में ये अवेलेबल है. तो ह्यूमन बीइंग ने क्या किया? ह्यूमन बीइंग ने इस वुड को टिम्बर में कन्वर्ट कर दिया with the help of technology, right? With the help of technology. और टेक्नोलॉजी को क्रिएट और टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए उसके पास एक इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रखे. और अगर वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रखेगा तो वो अपनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा और कंट्री की भी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करेगा. सो वी कैन से दैट कि जो प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थिंग्स इनटू रिसोर्सेज which is available in our nature using technology, it creates an interdependent relationship between nature, technology and institution. ठीक है, तो अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि नेचर में हमें टिम्बर अवेलेबल है. ठीक है, टिम्बर ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? इस नेचर में हमें वुड अवेलेबल है और ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? इस वुड को टिम्बर में कन्वर्ट कर रहा है. हाउ ही इज कन्वर्टिंग? यूजिंग अ टेक्नोलॉजी इनसाइड एन इंस्टीट्यूशन. ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन है और ये टेक्नोलॉजी है. ऑल राइट, क्लियर? So I hope this slide is clear to you. Moving towards the next slide, and next slide में बोला गया है, do you think that resources are the gift of nature? I want you guys to tell me this, give your own explanation to this in the comment box. All right, and I'll see the answers you give and उसमें मैं explanation भी दूंगी. Or for a time being, let me just explain you. Do you think the resources are the free gift of nature? No, resources are not the free gift of nature, क्योंकि resources तो nature ने बनाए नहीं है, resources तो human beings ने बनाए हैं. तो जो नेचर है उसमें कुछ चीजें हमें अवेलेबल है और उन चीजों को ह्यूमन बीइंग चेंज कर रहा है रिसोर्सेज में. सो नो, द रिसोर्सेज आर नॉट द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, दे आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर द फ्री कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज. सिर्फ ह्यूमन बीइंग जो है वो एक फ्री कंपोनेंट है रिसोर्सेज के. दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट into resources and then use them. So we can say the conclusion is that कि कोई भी जो resources हमें available है, they are not the free gift of nature. All right, in fact human being को भी resources बनाने में हमें बहुत पैसे spend करने पड़ते हैं. Like हमें उनकी education पे spend करना पड़ता है, हमें उनकी training पे spend करना पड़ता है, हमें उनकी health पे spend करना पड़ता है, जैसे कि आपने 9th standard में पढ़ा था physical people as resource mein. All right, so our next slide talks about the development of resources. All right, you guys know that resources are very much important for human survival. अगर human survival के लिए रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसोर्सेज ही हैं जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करता है. तो हमें रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से संभाल के रखना है. All right, we should use our resources efficiently and without any wastage. All right, जो human resources है, हम human क्या कर रहे हैं? Human resources को indiscriminately use कर रहे हैं, मतलब बिना बात के use कर रहे हैं. जहाँ वो resource use होनी भी नहीं चाहिए वहाँ हम उन resources को use कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा major problems हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अब आपको सिर्फ अपने घर के पास वाली मार्केट तक जाना है जो बाय वॉक का रास्ता है, बट स्टिल यू आर यूजिंग योर स्कूटी, सम पीपल आर यूजिंग देयर कार. ऑल राइट, सो वी आर यूजिंग रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली, जिसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम हो सकती है पूरी वर्ल्ड में. जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट होती जा रही है, दे आर जस्ट रिड्यूसिंग, उनकी स्केसिटी होती जा रही है, बिकॉज यहाँ पे लोगों की नीड्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा, लोगों की ग्रीड को फुलफिल किया जा रहा है. सो अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, वी आर यूजिंग रिसोर्सेज टू फुलफिल द ग्रीड ऑफ द पीपल, नॉट द नीड ऑफ द पीपल. ऑल राइट, एंड द accumulation of resources in few hands divides the society into two segments, that is rich and poor. अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? कुछ रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथ में है और कई रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथ में नहीं है. ऑल राइट, सो जिन लोगों के पास कुछ रिसोर्सेज हैं, दे आर कंसिडर्ड एज रिच, एंड जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, दे आर कंसिडर्ड एज पुअर. तो जो रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथ में, उस वजह से जो सोसाइटी है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट, दैट इज द पुअर एंड द रिच. ऑल राइट,
Next is indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. अब जिस तरह से हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, अपनी ग्रीड के लिए यूज कर रहे हैं, अपनी नीड से ज्यादा यूज कर रहे हैं, उस वजह से ग्लोबल क्राइसिस हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. बेसिकली इट इज हैविंग आवर ओवरऑल एनवायरमेंट. All right, then unequitable resources distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर हम रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे अमंग ऑल द पीपल, तो उसमें पीस, ग्लोबल पीस भी मेंटेन रहेगा, किसी के बीच में लड़ाइयाँ भी नहीं होगी, मोर ओवर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सस्टेन्ड रहेगी, वो खराब नहीं होगी. सो फॉर यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशली वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से बिना वेस्टेज के यूज करने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाना पड़ेगा. व्हाट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये है कि हम बिना प्रेजेंट की नीड को कॉम्प्रोमाइज किए फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज बचाएं. आज के टाइम पे हम अपनी नीड्स को फुलफिल करें, ग्रीड को नहीं, और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखें. ऑल राइट, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को बिना डैमेज किए हमें रिसोर्सेज को यूज करने चाहिए. डेवलपमेंट होनी चाहिए बिना एनवायरमेंट को डैमेज करे. डेवलपमेंट जो होनी चाहिए प्रेजेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए और फ्यूचर की नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए. तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे प्रेजेंट की नीड्स को भी फुलफिल करे और हमारे फ्यूचर की नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज ना होने दे. ऑल राइट, सो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट and development in the present without compromising the need of the future generation. डेवलपमेंट प्रेजेंट में उस तरीके से होनी चाहिए कि हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए. ऑल राइट, then moving towards the next topic talks about the Rio de Janeiro. Rio de Janeiro में एक अर्थ समिट हुआ था. इट इज द नेम ऑफ द प्लेस इन ब्राजील. तो ब्राजील में जगह है रियो दे जेनेरियो, वहां पे हुआ था अर्थ समिट. ठीक है, कब हुआ था? जून 1992 में. ऑल राइट, और इनकी में मोर देन हंड्रेड्स हेड ऑफ द स्टेट्स मेट. हु मेट? मोर देन हंड्रेड्स हेड ऑफ द स्टेट. फर्स्ट इंटरनेशनल समिट था जिसमें सब ने पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनली. एंड ये किस लिए था? फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल. तो ये किस लिए हुआ था? टू डिस्कस कि आज के टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और ग्लोबल पीस को, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्लोबल लेवल पे कैसे मेंटेन करना है. ऑल राइट, इसमें बहुत सारे लीडर्स आए थे और जितने भी लीडर्स आए थे उन्होंने एजेंडा 21 साइन किया था सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करने के लिए. तो मैं फिर से बता रही हूँ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है. इसका पहला पॉइंट ये है कि भाई आपने जो भी डेवलपमेंट करनी है वो विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट करनी है, अपने प्रेजेंट को डेवलप करना है. ठीक है, यू हैव टू डेवलप योर प्रेजेंट. ठीक है, प्रेजेंट को डेवलप करना है. कैसे प्रेजेंट को डेवलप करना है? प्रेजेंट को डेवलप करना है विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर. ठीक है, फ्यूचर की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और प्रेजेंट को डेवलप करना है. और आपने ये बेसिकली इस एजेंडा 21 अचीव हुआ था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें अचीव करना है बाय 21st सेंचुरी. ऑल राइट, अब हम देखते हैं एजेंडा 21 एग्जैक्टली है क्या. लेट्स सी दैट. अगर मैं एजेंडा 21 की बात करूं तो एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन है जो वर्ल्ड लीडर्स के बीच में साइन हुआ था. ठीक है, एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन है जो वर्ल्ड लीडर्स के बीच में साइन हुआ था 1992 में एट यूएनसीडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट. तो जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो अर्थ समिट हुआ था
रियो दे जनेरियो का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, उसमें जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स आए थे उन्होंने वो डिक्लेरेशन को साइन किया था 1992 में, और उस डिक्लेरेशन को बोला गया था एजेंडा 21। ऑलराइट, तो उसका एम क्या था? एजेंडा 21 का एम था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है ग्लोबली, पूरे ग्लोब में। ऑलराइट, तो एन एजेंडा टू कम्बैट एनवायरमेंट डैमेज को खत्म करना है, पॉवर्टी को कम करना है, डिसीजेस जो ग्लोबली अफेक्ट हो रही है, ग्लोबली सबको अफेक्ट कर रही है, सारी कंट्रीज को अफेक्ट कर रही है, उसको खत्म करना है, म्यूचुअल नीड्स को बारे में देखना है, जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करना है। और जो मेजर ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का, वो ये था कि हर एक कंट्री अपना लोकल एजेंडा 21 बनाए, और उस हर एक कंट्री जो अपना लोकल एजेंडा 21 बनाएगी उसका एम यही होना चाहिए टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बेसिकली हर एक कंट्री अपना लोकल एजेंडा 21 बनाए, ये ध्यान रखते हुए कि हमें ग्लोबली सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करना है। तो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हर एक कंट्री को अपना लोकल एजेंडा 21 बनाना होगा। तो ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को ये अर्थ समिट के बारे में समझ आया हो, रिसोर्सेज को हमें डेवलप कैसे करना चाहिए, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिसोर्सेज से तो क्या होगा, आप लोगों को समझ आया हो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स so that I can clear your doubt. And if you like my video, do not forget to subscribe my channel, do not forget to ring the bell icon for the notification of my upcoming video. Moreover, अगर आप लोगों को notes चाहिए, you can reach us out on Instagram, Facebook or Telegram, or the number given below in the video. And you can also contact us on any of these sites, Instagram, Facebook, Telegram, or on the number given below in the video for the upcoming videos plus online and offline classes. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.